मैं मनोज कुमार, फिजिक्स लेक्चरर, सरस्वती शिशु मंदिर, केशवपुरी, मुजफ्फरनगर। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की सेकंड बुक का पहला अध्याय और उसमें एक टॉपिक है खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मेरे साथी अध्यापकों ने इससे पहले टॉपिक आपको पढ़ा दिए होंगे। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो आपने देख ली होंगी में, और वीडियो को आप पूरा देखें तभी आपको टॉपिक क्लियर होगा। तो ये टॉपिक पढ़ने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन है एक या दो जो मैं आपको क्लियर कराऊंगा और थोड़ा सा आप उसे ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा प्रतिबल क्या होता है। प्रतिबल, और उससे पहले आपको पता होना चाहिए एकांक क्षेत्रफल क्या होता है। एकांक परिच्छेद क्षेत्रफल क्या होता है, क्योंकि बहुत से बच्चे ये कक्षा 12 में भी पूछ लेते हैं जी ये एकांक क्षेत्रफल क्या है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। ये मार्कर है, ये मार्कर है, और ये जो आपको गोल गोल दिखाई दे रहा है, ये मान लो ये वाला जो क्षेत्रफल है ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है। केवल उदाहरण के लिए बता रहा हूं। ये जो मार्कर है इसका क्षेत्रफल कितना है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। मान लो ये मार्कर की बजाय स्प्रिंग है। क्या है? एक स्प्रिंग है। अब देखो मैंने इस पे बल लगाया ऐसे, स्प्रिंग है तो ये खींचेगा, स्प्रिंग है तो खींचेगा। जब आपने स्प्रिंग को खींच दिया, थोड़ा बोर्ड पे बना के दिखाता हूं, स्प्रिंग है या रबड़ की छड़ है? ये रबड़ की छड़ी मान लो आप, और आसान डायग्राम क्लियर दिखाई देगा। इसका ये वाला क्षेत्रफल ए मैंने ले लिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको समझाने के लिए केवल। इस पे हमने बल लगाया, रबड़ की छड़ को देखो ऐसे खींचा पकड़ के ऐसे, और ये खींच के कुछ इतनी बड़ी हो गई। मैं इधर बना रहा हूं, अब इस पे बल लगा हुआ है, ये खिंच गई। तो ये खिंच गई, तो मैं बात कर रहा था एकांक क्षेत्रफल की। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो बल है F, तो मान लीजिए ये बल है हमारा 20 न्यूटन। बहुत आसान एग्जांपल लेके चलूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये 20 न्यूटन का जो बल है बच्चों, ये कितने क्षेत्रफल पे लगा? 20 न्यूटन का जो बल मैंने लगाया नीचे को, ये कितने क्षेत्रफल पे लगा? तो आप कहोगे जी ये जो क्षेत्रफल था इसका, ये गोल गोल, इसे कहते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल। ये 10 सेंटीमीटर था, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मात्रक सहित। तो आपका उत्तर होगा कि जी ये जो 20 न्यूटन का बल लगा, ये लगा 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। किस पे लगा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर। तो मैं इस बात को लिख देता हूं, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर बल। आप कहोगे जी 20 न्यूटन, ब्रैकेट में इसे डिनोट करते हैं ए से, इसे डिनोट करते हैं एफ से। तो एकांक क्षेत्रफल पर यानी कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, ये 10 बटे में चला जाएगा। तो ये आप इसे 20 को 10 से डिवाइड करिए तो कितना आ जाएगा? 2। 20 क्या है? F है, बल है, और 10 क्या है? क्षेत्रफल है। तो ये F/A जो टर्म आई, ये क्या बनी? ये आई 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर लगने वाला बल या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। एकांक क्षेत्रफल का मतलब इसके 5 सेंटीमीटर स्क्वायर पे जो फोर्स लगी वो 20 न्यूटन है, तो इसके हर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी लगेगी? अगर ये 5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी लगी होगी? 2। तो 2 पे कितनी लगेगी? 4। ऐसे ही 3 पे 6, 4 पे 8 और 5 पे 10।
और तो आप समझ गए होंगे कि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे कितनी फोर्स लगी टोटल 20 न्यूटन। तो जितनी फोर्स लगेगी किस पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल पर उसे कहेंगे एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। तो ये मैंने आपको बताया एकांक क्षेत्रफल होता क्या है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा एकांक क्षेत्रफल के बारे में। तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल मैंने आपको बता दिया। ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर जरूरी नहीं है, 1 मीटर स्क्वायर भी हो सकता है, बस इसका जो परिमाण है वो 1 होना चाहिए। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो 1 मीटर स्क्वायर हो उससे फर्क नहीं पड़ता, परिमाण 1 है तो एकांक क्षेत्रफल कहा जाएगा। अब बात करूंगा प्रतिबल की। पहले ये कोई मेरे पास रबड़ थी, इस रबड़ का ये परिच्छेद क्षेत्रफल नीचे वाला ए था, आपने इस पे बल लगाया और बल लगा के इसे खींच दिया। ये बल लगा के जो आपने खींचा ये बल लगा के खींच दिया, तो आपसे पूछूं ये बल किस पे लगा, तो आप कहोगे ए क्षेत्रफल पे लगा। जब आपने इस पे नीचे को बल लगा रखा, बल लगा के आपने पकड़ रखा है इसे, तो थोड़ा सा बल लगाया खींच गई। अब एक बात आपको पता है, बिना बल के ना वस्तु खींचती ना ही सिकुड़ती। जब आपने इस पे ऐसे बल लगाया तो बल लगा के ये पहले यहाँ इस पोजीशन में थी, ये खिंच की इतनी खिंच गई, मान लो एल लंबाई खिंच गई। अब आपने बल को एक बार यहाँ लगा के हाथ को रोक लिया, मान लो यहाँ तक जब आपने बल लगा रखा है 20 न्यूटन कर दिया, ये 20 न्यूटन का बल आपने यहाँ लगाए हुए हैं, तो नीचे को बल लग रहा, तो रबड़ को लगातार नीचे को बढ़ना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपने 20 न्यूटन का बल लगा के इसे, पहले देखो आपने बल कम लगाया होगा, 2 न्यूटन लगाया, रबड़ कुछ थोड़ी सी बढ़ी, फिर आपने 10 न्यूटन लगाया, रबड़ और बढ़ गई, 15 न्यूटन लगाया बल नीचे को, रबड़ और बढ़ गई। अब आपने कितना बल लगा दिया नीचे को 20 न्यूटन, तो रबड़ बढ़ गई इतनी, तो नीचे को कितना बल 20 न्यूटन। और जब नीचे को बल है तो रबड़ को लगातार नीचे चलना चाहिए, नीचे क्यों नहीं जा रही? इसका मतलब कोई अन्य बल ऐसा है जो आपके द्वारा लगाए गए बल का विरोध कर रहा है, अर्थात रबड़ को बढ़ने से रोक रहा है। वो बल उसका इसे कह सकते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल, आप पढ़ चुके होंगे प्रत्यानयन बल। तो जब आप इस रबड़ को खींचेंगे तो नीचे को बल लगाएंगे F, तो एकांक क्षेत्रफल पर कितना बल लग जाएगा? अभी बताया था मैंने, ए क्षेत्रफल पे लगने वाला बल तो हो गया F, एकांक क्षेत्रफल पे लगेगा F/A। तो ये जो नीचे को बल लगाया एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला बल ये हो गया नीचे को, और रबड़ को आपने यहां दिया रोक। अब कोई चीज रुकेगी कब? जब उस पर नेट बल 0 हो। नेट बल 0 का मतलब आपने नीचे को बल लगा रखा F बल लगाया, रबड़ नहीं खींच रही, इसका मतलब रबड़ के अंदर कोई बल पैदा हो गया जो खींचने से रोक रहा है। वो कहां को पैदा हो गया? ऊपर को। ठीक है, तो ये जो बल जो रबड़ के बढ़ने का विरोध कर रहा, आपके द्वारा बल लगाने के बाद भी रबड़ के बढ़ने का जो विरोध कर रहा है, ये प्रत्यानयन बल है। अगर मैं आपसे पूछूं कि रबड़ अब चल रही है क्या, आप कहोगे नहीं जी, आपने नीचे को बल लगा रखा F, रबड़ रुक गई। रुक गई का मतलब जितना बल तुमने नीचे को लगा दिया उतना ही बल इसमें पैदा हो गया रबड़ के अंदर ऊपर को, तो रबड़ रुक गई, साम्य अवस्था में आ गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस टाइम इस रबड़ पर नेट बल 0 है। नेट बल का मतलब तुम्हारे द्वारा लगाया गया प्लस जो रबड़ में ऊपर को पैदा हुआ। तो अगर मैं आपसे कहूं इस टाइम नीचे को लगने वाला, नीचे को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, आप कहोगे F/A। नीचे को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल F/A। तो इसी क्षण ऊपर को एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल जो रबड़ में पैदा हुआ, इसी क्षण रबड़ पर ऊपर की ओर अंदर जो पैदा हुआ बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, वही होगा प्रतिबल। क्या होगा? प्रतिबल। फिर से सुन लीजिएगा, जब आप किसी वस्तु पर नीचे को बल लगाते हैं तो जब वस्तु को खींचते हैं तो खींचते टाइम एक ऐसा बल वस्तु के अंदर पैदा हो जाता है जो वस्तु के खींचने का विरोध करता है, उस बल को तो कहते हैं प्रत्यानयन बल। अब वो जो बल ऊपर को पैदा हुआ वो एकांक क्षेत्रफल पे जितना बल ऊपर को लग रहा है उसे क्या कहते हैं? प्रतिबल। लेकिन हम रबड़ के अंदर के बल को तो माप नहीं सकते जाके। अगर मैं कहूं प्रतिबल, तो प्रतिबल की परिभाषा क्या बनी?
रबड़ के अंदर जो बल पैदा हुआ ऊपर को, वो भी किस पे, एकांक क्षेत्रफल पे लगने वाला। तो आप कहेंगे मान लीजिए ये बल था F डैश जो रबड़ में पैदा हुआ, तो ऊपर को ए क्षेत्रफल पर रबड़ के अंदर, ऊपर को रबड़ के अंदर ए क्षेत्रफल पे लगने वाला बल F डैश, तो एकांक क्षेत्रफल पे कितना लग रहा होगा ऊपर को, F डैश अपॉन ए लग रहा होगा। जब आपने इसे खींच के रोक दिया साम्य अवस्था में, तो उस टाइम हम कहेंगे जो ऊपर को बल पैदा हुआ और जो हमने लगाया वो इक्वल होंगे। तो अंदर वाले बल को हम नहीं माप सकते, तो हम इस फॉर्मूले में इस बाहर वाले बल को ही रख देते हैं। तो प्रतिबल बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबल बराबर हो जाएगा जो ऊपर को बल पैदा हुआ, जब ये रबड़ खींचने के बाद साम्यावस्था में है, उस क्षण जितना बल ऊपर को पैदा हुआ उतना ही आपने नीचे को लगा रखा, रबड़ रुकी हुई है। तो इसका इस टाइम हम क्या कहेंगे, जो ऊपर को बल रबड़ में पैदा हुआ बराबर जो हमने बाहर से लगाया, अंदर वाले बल को आप नहीं माप सकते। तो कैलकुलेशन करने के लिए हम इस फॉर्मूले में जो बल बाहर से लगाया वही रख देते हैं। तो इसका फॉर्मूला बन जाता है प्रतिबल का F अपॉन ए। तो प्रतिबल आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, तो प्रतिबल आपको क्लियर हो गया होगा। मात्रक आप इसका बना ही लेंगे, क्योंकि ये तो मैंने फॉर इंट्रोडक्शन के लिए आपको बताया, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर इसका मात्रक बन जाएगा। ये प्रतिबल हुआ। अब बात करते हैं विकृति की। विकृति ही से क्लियर हो जाएगा आपको। भिन्नात्मक परिवर्तन होता है एक तरह से। मान लीजिए इसकी प्रारंभिक लंबाई थी L, इस छड़ की प्रारंभिक लंबाई क्या थी, कैपिटल L थी। आपने बल लगाया, स्मॉल l बढ़ा दी, तो विकृति क्या होगा, जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ। विकृति तीन प्रकार की होती है, इसे कहेंगे अनुदैर्घ्य विकृति, क्योंकि यहां परिवर्तन लंबाई में है। अनुदैर्घ्य विकृति। तो विकृति, अनुदैर्घ्य विकृति की परिभाषा क्या बनती है, वो आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में मेरे साथियों ने जो पढ़ाया होगा उसमें नोट भी कर लिया होगा कि लंबाई में जो परिवर्तन हुआ और बटे प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों के अनुपात को हम कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। फिर से छड़ की जो प्रारंभिक लंबाई थी वो कैपिटल L थी, आपने बल F लगा दिया, छड़ की लंबाई L बढ़ गई स्मॉल l, तो जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ बल लगाने से बटे प्रारंभिक लंबाई, इन दोनों के अनुपात को कहते हैं अनुदैर्घ्य विकृति। तो प्रतिबल भी आपको क्लियर हो गया होगा और विकृति भी क्लियर होगी। अब हमारा जो मेन टॉपिक है, खींचे हुए तार में संचित प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, उसके बारे में अध्ययन करेंगे। देखिए ऊर्जा, प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा, थोड़ा ऊर्जा के बारे में चर्चा करते हैं, बहुत जल्दी करके बताऊंगा। बच्चों के आपने खिलौने देखे होंगे जिनमें चाबी भरी जाती है। आपने उस खिलौने में एक चाबी लगाई और उसे ऐंठ दिया ऐसे, तो आप क्या कर रहे हैं, जब चाबी को घुमा रहे हैं, जब चाबी को आप घुमा रहे हैं तो बल लगा रहे हैं, बल, और बल लगा रहे हैं तो जो उसके अंदर एक पत्ती होती है खिलौने के अंदर, तो बल लगा के आप उस पत्ती पे कार्य कर देते हैं और वो कार्य उस खिलौने के अंदर ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जैसे ही आप उस गाड़ी को ज़मीन पे छोड़ते हैं तो वो गाड़ी चल पड़ती है, अर्थात उस खिलौने में जो ऊर्जा इकट्ठी हुई थी वो ऊर्जा के कारण खिलौना चलने लगता है, अर्थात वो गाड़ी कार्य करने लगती है। एक बहुत आसान सा मैं एग्जाम्पल लेता हूँ आपके लिए। अभी रबड़ की बात बताई थी। रबड़ है, मान लो आपके पास कोई रबड़ है और रबड़ को आपने ऐसे खींच दिया, तो देखो रबड़ पे क्या लगाया, बल लगाया और वो खिंच गई, तो उसमें क्या होगा, विस्थापन। तो बल गुणा विस्थापन होता है कार्य। फिर से ये कोई रबड़ थी, इस रबड़ पे आपने लगाया बल और बल लगा के ये रबड़ हो गई अब इतनी बड़ी, बल लगा F, विस्थापन हो गया L, तो बल गुणा विस्थापन रबड़ पे क्या हो गया, रबड़ पे हो गया कार्य। और कार्य ऊर्जा दोनों एक ही होते हैं, ये आप आगने वाले अध्याय में पढ़ोगे जब आगे। तो जब आपने इस पे बल लगाया, बल लगा के ये खिंच गया तो इसमें विस्थापन हो गया, अर्थात इस पे कार्य हो गया। वो कार्य ही इस क्षण में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया।
वो कार्य ही इस रबड़ में ऊर्जा के रूप में स्टोर हो गया। ये कार्य हमने किया किसके विरुद्ध? जब आप इसे खींच रहे थे रबड़ को, तो रबड़ खींचना नहीं चाहती, जबरदस्ती खींचना पड़ता है, क्योंकि जैसे ही आप खींचते हो तो उसमें ऊपर को बल पैदा हो जा, अभी बताया था मैंने। तो जैसे ही आप रबड़ को नीचे को खींचते हो, तो नीचे को खींचते टाइम रबड़ में जो बल पैदा होता है, प्रत्यानयन बल, जो इसे कहाँ लाने का प्रयास करता है, इसकी पहली स्थिति में। तो आपको रबड़ को अगर खींचना है तो इस प्रत्यानयन बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। प्रत्यानयन बल चाहता है कि रबड़ को ना खींचने दूं, आप बल लगा के जबरदस्ती खींचते हो, तो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध जो आप कार्य करते हो, वो कार्य उस रबड़ में ऊर्जा के रूप में इकट्ठा हो जाता है, उसे कहते हैं प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो सीधी सी बात है कि जब आप किसी रबड़ को या किसी प्रत्यास्थ वस्तु को, रबड़ हो, स्प्रिंग हो, जब आप उसे खींचेंगे, वो खींचना नहीं चाहती, उसके अंदर प्रत्यानयन बल पैदा हो जाता है, आप खींचना चाहते हैं और वो उसे खींचने नहीं देता। आपने देखा भी होगा, आप इसे खींच के छोड़ दो, अगर आपने खींच के छोड़ दिया तो अगर ये खींचना चाह रही होगी तो ये रुक जाएगी, रुकती तो नहीं। जैसे ही आप खींच के छोड़ दो, वापिस चली जा, इसका मतलब क्या है? कोई तो बल है जो उल्टा खींच रहा है वापिस इसे। तो हमें क्या करना पड़ रहा, इस छड़ को या स्प्रिंग को खींचने के लिए क्या करना पड़ रहा है? जो इसके अंदर प्रत्यानयन बल पैदा हुआ उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ रहा। तो ये जो प्रत्यानयन बल इसके अंदर पैदा हुआ, छड़ को खींचने में आप इसके विरुद्ध जो कार्य करोगे, वो कार्य ही क्या होगा? वो कार्य इसके अंदर ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाएगा, जिसे क्या कहेंगे? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। इस हेडिंग को मैं एक बार आपको बता देता हूं, लिखिएगा। प्रत्यास्था की सीमा के भीतर किसी तार को आंतरिक प्रतिक्रिया बल के विरुद्ध खींचने में किए गए कार्य को उस तार की प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। यह हुई परिभाषा किसकी? प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा की। अब ऊर्जा तार की निकाले कैसे, उसका एक फॉर्मूला हम बनाते हैं। आप ध्यान से समझेंगे उस फॉर्मूले को। मैथमेटिक्स से, सिंपल मैथमेटिक्स से कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मेरे पास कोई एल लंबाई का तार था, किसी दृढ़ आधार से बंधा था, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ए था, नीचे वाला लंबाई कैपिटल एल थी। तो जितना मैंने बोर्ड पे लिखा पहले उसी हिसाब से चित्र के अनुसार लिखिएगा। माना किसी तार की प्रारंभिक लंबाई एल तथा परिच्छेद क्षेत्रफल कैपिटल ए है। नेक्स्ट स्टेप में वही तार है, इस पे आपने बल लगा दिया, नीचे को लंबाई के अनुदिश बल लगा दिया एफ। यहाँ जब बल लगाया, मान लो इसकी लंबाई बढ़ गई एल। अब यहाँ कहूँ यहाँ से बढ़नी शुरू हुई लंबाई, यहाँ से, अब तो यहाँ लंबाई, ये तो यहाँ से लंबाई बढ़नी शुरू हुई, तो यहाँ एल को क्या लेंगे? 0। मान लो यहाँ से बढ़ी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ से हमारे लिए ये यहाँ से मूल बिंदु है एक तरह से वृद्धि के लिए। तो यहाँ एल कितना था? यहाँ तो जितनी है इतना ये था, तो यहाँ तो लंबाई नहीं बढ़ी, तो यहाँ क्या लेंगे? एल 0। अब यहाँ से मान लो आपने 5 सेंटीमीटर बढ़ा दिया, तो यहाँ कहाँ तक बढ़ा दिया? इसे एल तक, एल बराबर एल लिख सकते हैं। मान लो यहाँ से आपने 10 सेंटीमीटर बढ़ाया तो एल की वैल्यू 10 हो जाएगी, 20 सेंटीमीटर बढ़ाया तो एल की वैल्यू 20 हो जाएगी। तो आपने जो बल लगाया, ये बल लगाने से ये जो छड़ है इसकी वृद्धि कितनी हो गई? इसमें एल हो गई। तो आगे अगला स्टेप, तार के एक सिरे को स्थिर रखकर दूसरे सिरे पर लंबाई के अनुदिश बल F लगाने से तार की लंबाई में वृद्धि L हो जाती है। तब तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक y बराबर होता है प्रतिबल, जो मैं आपको पढ़ा चुका। क्योंकि तार की लंबाई में वृद्धि है तो विकृति आएगी अनुदैर्ध्य विकृति। प्रतिबल भी अलग अलग प्रकार का होता है, पर वो मैं नहीं बता रहा अभी आपको। प्रतिबल अभी बताया था मैंने आपको, बल बटे क्षेत्रफल, विकृति
लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ये आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो एफ एल और ए इंटू एल हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एफ एल बराबर वाई ए एल, तो यहाँ से एफ की वैल्यू आ जाएगी वाई ए एल बटे कैपिटल एल। ये जो हमने तार पे बल लगाया था इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके निकाल ली। अब हम क्या करेंगे, चूंकि तार पे लगने वाला बल नियत नहीं है, तार पे लगने वाला बल नियत नहीं है, जब आप शुरू में खींचते हो तो कम बल लगाना पड़ता है, और ज़्यादा खींचते हो बल अधिक लगाना पड़ता है, और ज़्यादा खींचते हो बल और अधिक लगाना पड़ता है। जहाँ वस्तु पे लगने वाले बल नियत नहीं होते वहाँ हम वस्तु में सूक्ष्म परिवर्तन लेते हैं, और सूक्ष्म परिवर्तन लेकर उस पर बल को नियत मान के समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या मान लेंगे कि जब हम तार की लंबाई को मान लो dl बढ़ाते हैं, dl इतना सूक्ष्म है कि जब लंबाई में परिवर्तन dl हुआ होगा उस टाइम वो बल नियत रहा होगा, उसके बाद वो बढ़ गया या नहीं बढ़ गया उससे हमें मतलब नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप समझ लें, जब आपने इस पर बल लगाया वो शुरू में था 1 न्यूटन, आपने 1 न्यूटन लगाने पे वृद्धि बहुत सूक्ष्म हुई, अब आपने क्या काम किया, इस पे और बल बढ़ाया, अब बल हो गया 1.2, तो 1.2 बल बदल गया। तो हमें क्या करना, जब तक इस पे 1 न्यूटन बल रहा तब तक जो वृद्धि रही मान लो वो dl थी, यानी dl वृद्धि इतनी सूक्ष्म है तार को खींचने में, जब तार को खींचा बल लगा के तो जो dl वृद्धि हम कर रहे हैं उस वृद्धि में हम बल को नियत मान के इसे हल करेंगे। तो अब हम लिखेंगे यहाँ तक, इसके बाद तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि dl करने में किया गया कार्य वो होगा dw। आपने वृद्धि कितनी कर ली, मान लो dl वृद्धि करी, dl बहुत सूक्ष्म होता है, समझाने के लिए कुछ थोड़ा बड़ा सा दिखाया गया है। तो जब तार की लंबाई में वृद्धि हुई dl, तो खींचने में जो कार्य करना पड़ा वो बल गुणा विस्थापन, मान लो उस क्षण बल f था जिस क्षण वृद्धि dl हुई थी, विस्थापन हो गया आपका dl, बल उस क्षण f था और वृद्धि क्या थी dl थी, तो कार्य हुआ बल गुणा विस्थापन। ये कौन सा कार्य है, ये वो कार्य है जो हमने तार की लंबाई में सूक्ष्म वृद्धि करने में किया। अब आप आगे की विधि कई बार पढ़ चुके, इससे पहले से भी ऐसे डेरिवेशन आए हैं। तो अब हम कहेंगे तार की लंबाई L बराबर 0 से L तक, L बराबर 0 से L बराबर L तक बढ़ाने में किया गया कार्य। बड़ा आसान काम है, छोटे कार्य का समाकलन, जहाँ से जहाँ तक वृद्धि करी यहाँ से तो लिमिट ये लेंगे, जहाँ तक करी तो ये लेंगे। तो ये बात आप ध्यान रखें। मान लो आपने तार की लंबाई बढ़ाई 0 से 10, तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, तार की लंबाई 0 से 10 सेंटीमीटर तक बढ़ाने में किया गया कार्य। तो ये कौन सा कार्य है, तार की लंबाई 0 से L तक बढ़ाने में किया गया कार्य। तो हम इसे क्या कहेंगे, अब 0 to L, dw की वैल्यू आप ऊपर से रख देंगे और f की वैल्यू आप निकाल चुके, तो w बराबर 0 to L, f की वैल्यू हो जाएगी YAL, ये स्मॉल l है बेटा, ये गलत लिख दिया, ये से सही कर लेंगे, ये स्मॉल l है, आप देख सकते हैं सामने, बटे कैपिटल L, और ये y की f की वैल्यू आपने भर दी YAL बटे कैपिटल L, और ये f की वैल्यू भर दी आपने, ये हो गया यहाँ पे dl। अब इसमें जो कांस्टेंट टर्म है उन्हें बाहर निकाल लीजिएगा, y बाहर आ जाएगा, a बाहर आ जाएगा और l बाहर आ जाएगा, और ये 0 to L लिमिट हो गई, यहाँ बचेगा l और dl। समाकलन कक्षा 11 के बच्चे नहीं जानते तो थोड़ा सा मैं आसान तरीका बताऊंगा। आप इसकी पावर मान लीजिए कितनी है, फिलहाल एक तो है ही, आप जानते हैं जिसकी पावर कुछ नहीं होती, एक तो होती है। तो समाकलन करने का तरीका आप ये मान लें कि जो भी लिखा हुआ है उसकी घात में एक जोड़ दें, घात को ही बटे में लिख दें, बस ये याद रखना। समाकलन करने का मेथड यहाँ इतना ही, चूँकि 11वीं में आप ये पढ़ते नहीं है टॉपिक। समाकलन जब करेंगे इसकी घात में एक जोड़ दें और घात को ही बटे में लिख दें, वो क्या हो जाएगा इसका समाकलन। अब इधर से देखिए जरा, वहाँ के बाद इधर कर देता हूँ मैं इसे, w बराबर YAL, समाकलन जब करोगे मैंने कहा घात में एक जोड़ दीजिए और जो घात बनी उसे ही बटे में लिख दीजिएगा। लिमिट हो गई 0 to L, एक और एक हो गया 2,
तो वाई ए बटे एल, और ये 2 भी मैंने बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा एल स्क्वायर, लिमिट हो गई 0 टू एल। अब आप क्या करेंगे इसे 1/2 वाई ए एल। अब देखिएगा लिमिट बढ़ने का तरीका, पहले जो यहाँ लिख रहा है उसे ये भरो जो ऊपर लिखा हुआ है, पहले एल को एल भरेंगे, फिर एल को भरेंगे 0। तो W बराबर 1/2 वाई ए एल, और ये हो जाएगा एल स्क्वायर। मान लो यहाँ लिखा हुआ 5, तो यहाँ पहले 5 भरेंगे और यहाँ भरेंगे 0। तो यहाँ तक ये हो गया तार को खींचने में किया गया कार्य। थोड़ा सा इसे और कैलकुलेट कर लेते हैं। इसमें ऐसे करते हैं, देखो ए, और ये जो एल स्क्वायर इसे लिखो एल गुणा एल हो जाएगा, और ये जो बटे में एक एल था पहले से, एक एल से डिवाइड कर लेते हैं ये, और एक एल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब आप देखिएगा ये जो बना आपके सामने, ये अंग प्रत्यास्था गुणांक है, आप जानते हैं ये होता है प्रतिबल बटे विकृति। ये एरिया, इसे मैं बाद में लिखूंगा, आपको अभी बता दूंगा बाद में कि लिखूंगा, पीछे लिखूंगा सबसे। तो ये तो हो गया y की वैल्यू, ये लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये बन गया विकृति, ये भी लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, ये भी बन गया विकृति। तो विकृति गुणा विकृति, विकृति का बन गया स्क्वायर। एक विकृति यहाँ से बनेगा, एक यहाँ से बनेगा। अभी यहाँ पे हमारे पास L है और ये वाला A है। आप जानते हैं क्षेत्रफल गुणा लंबाई ये होता है आयतन V। तो नेक्स्ट लाइन क्या बनेगी 1/2, एक विकृति से ये विकृति आप काट सकते हैं, विकृति का स्क्वायर था, प्रतिबल गुणा विकृति, और क्षेत्रफल गुणा लंबाई ये बन गया आयतन। तो भाई ये हुआ तार को स्मॉल एल लंबाई खींचने में किया गया कार्य। तो मैंने बताया था परिभाषा में स्टार्टिंग में, ये कार्य ही क्या होगा, तार की ऊर्जा होगी। यह कार्य ही तार की क्या होगी, ऊर्जा होगी। तो आप यहाँ पे लाइन नोट कर लेंगे कि यह कार्य ही तार की प्रत्यास्थ ऊर्जा होगी, अर्थात इसे डिनोट करते हैं U से, U बराबर W, और W की वैल्यू 1/2 अभी निकाल चुके आप। प्रतिबल गुणा विकृति गुणा आयतन। तो ये हुई तार के V आयतन में संचित ऊर्जा। V कौन सा, V जो आपने खींचा था, L लंबाई खींच दी थी, क्षेत्रफल A, तो जितना खींचा था, मान लो उस तार का आयतन है V, तो V आयतन में संचित ऊर्जा हुई। चित्र बनाया था ना मैंने जिसमें स्मॉल एल लंबाई बढ़ी थी, जितना हिस्सा तार का बढ़ा था उसका आयतन V था, तो उस आयतन में संचित ऊर्जा कितनी हुई U। तो एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी, एकांक आयतन में संचित ऊर्जा कितनी होगी, तो इसे V से डिवाइड कर दीजिएगा, ये V कट जाएगा। तो तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा, ये लाइन आएगी यहाँ, तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। ये हुई तार के एकांक आयतन में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। मैं फिर से बता रहा हूं, ये जो जिसने आपने तार जो खींचा था, खींचे हुए तार का आयतन V था, तो उस V आयतन में संचित ऊर्जा हुई ये। तो एकांक आयतन में कितनी संचित होगी, इसे V से डिवाइड करिएगा तो V कट जाएगा। तो ये बना तार के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा 1/2 प्रतिबल गुणा विकृति। मुझे उम्मीद है टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।